हेलो बच्चों, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में आज हम करेंगे एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस। जब ये चैप्टर का नाम सुनते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि सर पॉलिटिकल साइंस में ये जियो कहाँ से आ गई। बट एक सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट्स किस में आती हैं? पॉलिटिक्स में आती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज किस में आती हैं? ये पॉलिटिकल साइंस में तो आती हैं। जब अलग अलग कंट्री की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज मिलेंगी तभी तो कुछ रिजल्ट आएंगे, क्योंकि सरकारें कौन लेती हैं? गवर्नमेंट लेती हैं। एंड गवर्नमेंट कम्स अंडर पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में भाई ये चैप्टर बहुत बड़ा है, पहले बोल रहा हूँ, लेंदी है, लेकिन इसको इतना इजी कर दूंगा ना कि आप बिल्कुल मिनट में इसको अच्छे पढ़ के इसको स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा बनता है कि आज की डेट में, यानी कि आज हम बात करते हैं 2024 की बात करते हैं कि 2024 में पूरा वर्ल्ड कौन से एनवायरमेंटल कंसर्न्स फेस कर रहा है। क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट आर द मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न्स दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग टुडे। आज के डेट 24 में वर्ल्ड क्या क्या फेस कर रहा है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम डील कैसे करेंगे। हमेशा बोलता हूँ गो फॉर पॉइंटर्स, पहले को पॉइंट, पहले को हेडिंग, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करो। तो पहला जो प्रॉब्लम है, पहली जो दिक्कत है एनवायरनमेंट में, वो है रिडक्शन किसमें? कल्टीवेबल एरिया में, रिडक्शन इन कल्टीवेशन एरिया। सो पूरे वर्ल्ड में कल्टीवेबल एरिया इज बेरली एक्सपेंडिंग एनीमोर, यानी कल्टीवेशन के लिए एरिया बचा ही नहीं है। क्यों नहीं बचा? देखो क्या हो रहा है, देखो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। जब ये ग्रो होगी तो लैंड की डिमांड बढ़ेगी इनके रहने के लिए, है ना। तो जब ये रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये तो एक्सपेंड होगा नहीं, और जो बचा कुचा होगा वो भी हो जाएगा कम, क्योंकि भाई ये लोग अपना लैंड ले रहे हैं ना। और ऊपर से भैया जो जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड भी तो बढ़ रही है हर चीज़ की, तो डेफिनेटली यार दिक्कत तो होगी होगी। दूसरा, अब ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनके खाने पीने के लिए इनकी डिमांड बढ़ रही है, तो जो एग्रीकल्चर लैंड है जिससे हम लोग सपोज किया हम लोग एक बार में, मैंने बोला 100 क्विंटल गेहूं उगा रहे थे, अब डिमांड बढ़ेगी तो उसमें हम लोग यूज़ करेंगे फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, तो वो क्या होगा, वो लैंड जो होगा अपनी खो देगा। क्या खो देगा? फर्टिलिटी। ठीक है, तो ये हो रहा है। दूसरा, ग्रास लैंड्स जो हो रहे हैं वो ओवर ग्रेज्ड हो रहे हैं, साथ साथ में फिशरीज ओवर हार्वेस्टेड हो रही हैं। आपका वाटर बॉडीज़ जो हैं वो भैया ज़्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि भाई उन वाटर बॉडीज़ में पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन भी अब रिस्ट्रिक्ट हो रही है। तो पूरे वर्ल्ड में जो हमारा एरिया होता है रहने का, खेती बाड़ी का, वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे पूरे वर्ल्ड में। दूसरा, एक सेंटेंस पढ़ा होगा आप लोगों ने बहुत पहले, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रिंक ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी चारों तरफ है लेकिन पीने लायक पानी है या नहीं है? नहीं है। तो नेक्स्ट दिक्कत जो आ रही है बेटा हमारे वर्ल्ड में, वो आ रही है नो एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। साफ पानी है ही नहीं। जो यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी 2016 की, वो ये कहती है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में 663 पीपल्स के बाद में सेफ वाटर है ही नहीं पीने के लिए। ठीक है, 2.4 बिलियन लोगों के पास में अपने नहाने धोने के लिए पानी नहीं है। इसके चलते बेटा हर साल एवरी ईयर 3 मिलियन चिल्ड्रन क्या हो रहे हैं? मारे जा रहे हैं। तो दिक्कत दूसरी कौन सी आती है कि पानी नहीं है। दिक्कत तीसरी कौन सी आती है? डिफॉरेस्टेशन। एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है जिस कारण से, आपको पता ही है यार, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हीट जो होती है निकलती है बॉडी से, उससे गर्मी होती है। प्लस वो लोग गर्मी से बचने के लिए भाई एसी यूज़ कर रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिस कारण से आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, तो हमें पेड़ लगाने चाहिए बट हम तो पेड़ काट रहे हैं। यानी थर्ड पॉइंट इज डिफॉरेस्टेशन। Natural forest which help stabilize the climate, moderate water supplies, and harbor a majority of the planet's biodiversity on land are being cut down. भाई पेड़ कितने ज़रूरी है हमारे लिए, उनको तो आप काट रहे हो। एंड पीपल आर बीइंग डिस्प्लेस्ड। जो लोग गांव के थे, जो लोग जंगलों के थे, जिनके रहने से गांव बचे हुए थे, जंगल बचे हुए थे, आप उन्हें काट रहे हो। और जब उन्हें काट रहे हो तो भाई वहाँ के लोग भी छोड़ रहे हैं, उनका घर भी जा रहा है। बायो जो डाइवर्सिटी है उसका भी लॉस है हमारा, जिसके चलते बेटा हमारे देश में क्या हो रहा है, जो थी स्पीसीज, ठीक है ना, जो एरिया थे वो भी अब कम हो रही हैं। मतलब
दिक्कतें हम चारों तरफ से अपने लिए खड़ी कर रहे हैं, ये सब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है हमारी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ओजोन डिप्लीशन। देखो टॉपिक बड़ा आसान आ रहा है, आपको पता है कि अ स्टेडी डिक्लाइन इन टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन इन अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर पोज द रियल डेंजर टू इकोसिस्टम एंड ह्यूमन हेल्थ। भाई ये ओजोन डिप्लीट हो रही है, यानी कि ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। पता है आपको क्यों हो रहा है? गर्मी बढ़ रही है। अभी देखो, अभी दिसंबर आ चुका है, दिसंबर के बावजूद भी ठंड का इतना नामो निशान नहीं है। दिल्ली में तो नहीं है भाई। इट मीन्स वॉट कि गर्मी अब कुछ साल सात बाल शायद हमारे इंडिया में हमें ठंड देखने को मिले ही ना। ठीक है। नेक्स्ट बट्टा हमारा आता है कोस्टल पोल्यूशन। आप लोग जाते हो बाहर घूमने बीचेस पे, वहाँ पे आप कूड़ा कबाड़ा छोड़ के आते हो, जिसके चलते भैया क्या हो रहा है? कोस्टल पोल्यूशन फैल रहा है। यानी कि कोस्टल पोल्यूशन 2 इज इंक्रीजिंग ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है आपका ये। ऑल दो द ओपन सी इज रिलेटिवली क्लीन, वैसे तो भाई समुद्र साफ होते हैं, बट द कोस्टल वाटर्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पोल्यूटेड लार्ज टू द लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़। भैया जो हम धरती पे कर रहे हैं, जो हम लोग लैंड एरिया पे कर रहे हैं, वो सारा कूड़ा कबाड़ा हम लोग कहाँ जलवा रहे हैं? नहीं जलवा रहे हैं, जिसके चलते ये चांस भी है कि फ्लड्स भी आएंगे एक टाइम, चीज़ें डूब भी जाएंगी अगर इसको अनचेक नहीं किया, इसको आपने चेक नहीं किया। सो इंटेंसिव ह्यूमन सेटलमेंट of coastal zones across the globe will lead to further deterioration in the quality of marine environment। भैया समुंदर इतना गहरा है, इतना कुछ है वहाँ पे भी एक लाइफ है जिसको हम लोग बोलते हैं मरीन लाइफ बोलते हैं। अगर इन लोगों ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो वो भी क्या होगी बेटा? वो पूरी आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी आपकी ये। एंड लास्ट पॉइंट बेटा आपका आता है कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। वाटर बॉडीज हैव सफर्ड extensive depletion and pollution severely restricting food production। भाई अब पानी में मिलावट आ रही है भाई, बीमारियां फैल रही हैं। इस बार दिल्ली के अंदर टाइफाइड केस बढ़ गए, क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है। सो ये 6 प्रॉब्लम्स है जो पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है एनवायरनमेंट में। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन की वेटेज काफ़ी रहती है बेटा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, आता अक्सर ही। ठीक है, चले आगे हम लोग अब। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये जो दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं, यहाँ से नहीं आ रही हैं, ये बहुत पहले से आ रही हैं। तो इन दिक्कतों का जो रियलिटी पता लग गई थी ना हमको, ये पता लग गई थी हमको 1970s के एंड तक आते आते कि भैया आगे चल के तो एनवायरनमेंट में दिक्कतें होंगी। तो हम लोगों ने क्या स्टेप्स लिए थे, ये तो पढ़ना है। उससे पहले पहले हमको ये भी पढ़ना है मेरे भाई कि उस समय जो मतलब जो पार्टीज थी, जो सरकारें थी, उन्होंने इस टॉपिक को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्यों ऐड करना चाहा, या फिर उन्होंने क्यों सोचा ऐसा कि यार ये टॉपिक आना चाहिए। यानी कि वाई शुड एनवायरमेंटल कंसर्न बिकम अ पार्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यानी कि भैया क्यों ऐड कर रहे हैं हम लोग? भैया एनवायरमेंट तो सबका है ना, सबको छोड़ के हम लोग इस पर फोकस कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ द रीज़न, क्या होता है? देखो भाई इस रीज़न क्या है। पहली बात, सबसे पहला पॉइंट, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, कि इफ द वेरियस गवर्नमेंट्स take steps to check environmental degradation of the kind mentioned above, these issues will have political consequences। अलग अलग देश हैं, सारी सरकारें मिल के अगर स्टेप्स लेंगी कि हमारे देश में ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? कुछ पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस हमारे सामने ज़रूर आएंगे। अकेली सरकार या अकेली कंट्री कुछ भी नहीं कर सकती इन मैटर्स में। दूसरा देखो ना, मोस्ट ऑफ देम आर सच डैट नो सिंगल गवर्नमेंट कैन एड्रेस दैम फुली। अभी पता आपको अभी आया था कोरोना, क्या कोरोना अकेले कंट्री डील कर पाई थी? द आंसर इज नो, नहीं कर पाई थी। वैसे ही देयरफॉर दे हैव टू बिकम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमको पॉलिटिक्स का तो सहारा लेना पड़ेगा, बिना पॉलिटिक्स कुछ हो सकता नहीं है। ठीक है। इश्यूज ऑफ एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर पॉलिटिकल इन अनदर डीपर सेंस। देखो भाई ये भी होता है कि किसने, सवाल उठता ही है कि किसने एनवायरनमेंट को डिग्रेड किया है, उसका प्राइस कौन पे करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो भैया हर किसी ने तरक्की चाहिए, हर किसी को डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट करने के बाद जो होता है पोल्यूशन, उसे ठीक करने का प्राइस कौन पे करेगा? हु गेट्स टू यूज हाउ मच ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ, किसके पास कितनी अथॉरिटी है? ऑल दीज रेस इशूज ऑफ हु फील्स हाउ मच पावर, किसके पास कितने पावर है। तो ये जो सारे क्वेश्चन है ना बेटा, ये सारे बेसिकली पॉलिटिकल क्वेश्चन है, और इनके जवाब भी पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिकल यानी कि गवर्नमेंट ही तो देंगी मिलके। अब किसने कितना नुकसान किया वो अलग बात है, इसको ठीक कैसे करना है, कौन ठीक करेगा?
क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी बातें बेटा हमें सरकार ही तो देती है आपका, कोई और तो आएगा नहीं देने के लिए जवाब इसको। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हमने पता लग गया था हमको कि करना ठीक हमको ये, तो सवाल ये आता है कि पूरे वर्ल्ड ने क्या एफर्ट्स डाले, यानी कि व्हाट एफर्ट्स हैव बीन मेड टूवर्ड्स रिजॉल्विंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। तो मतलब इसका जवाब ये है कि भाई पूरे वर्ल्ड को पता लग चुका है कि एनवायरनमेंट में दिक्कत हो रही है, तो हमको उसको ठीक करना है। तो लोगों ने क्या एफर्ट्स डाले, क्या कुछ किया, वो हमें पढ़ना है आपका ये। ठीक है, तो सबसे पहला बेटा पॉइंट आपका आता है क्लब ऑफ रोम। तो क्या है क्लब ऑफ रोम? क्या है, एक तरीके से ग्रुप है, ये एक ग्लोबल थिंक टैंक है। इसने एक बुक की पब्लिश, कब? 1972 में। बुक का नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। क्या नाम था? लिमिट्स टू ग्रोथ। देखो ये 1 मार्क क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से। ये जो बुक है ये कहती है ड्रामेटाइजिंग द पोटेंशियल डिप्लीशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये बुक कहती है कि पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ रही है, जिसके चलते पूरे अर्थ के रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं? डिप्लीट हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, चीज़ें दिक्कत हो रही हैं। तो इसने ये दोनों बातें कहाँ बोली? अपनी किताब में। क्लब ऑफ रोम की किताब का नाम क्या था? लिमिट्स टू ग्रोथ। कब आई थी? 1972 में। ये एक 1 मार्क क्वेश्चन भी भाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं अपना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है रोल ऑफ यूएनईपी, यानी कि इंटरनेशनल एजेंसीज इंक्लूडिंग द यूएनईपी, पता है फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, began holding international conferences and promoting detailed studies to get a more coordinated and effective response to the environmental problems। यूएनईपी पता है आपको, यूएन का एक पार्ट है। इसने ये बोला कि यार अब तो हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, एनालाइज करना जाएगा पूरा, बिल्कुल डीप जाके इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, तब जाके कुछ बात बनेगी। दूसरा थर्ड पॉइंट आपका आता है ब्रंटलैंड रिपोर्ट। 5 साल के बाद 1987 में द ब्रंटलैंड रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर हैड वार्न्ड दैट ट्रेडिशनल पैटर्न्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वर नॉट सस्टेन्ड इन द लॉन्ग टर्म। ये रिपोर्ट कहती है कि भैया जो जिन तरीक़ों से आप काम करते आ रहे हो, अगर आपने यही हरकतें रखी तो लॉन्ग टर्म में आप इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड, वो बचेंगे नहीं आपके। स्पेशली इन द व्यू ऑफ डिमांड्स ऑफ द साउथ फॉर फर्दर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। भाई डेवलपिंग कंट्रीज तो अब डेवलपमेंट कर रही है ना, डेवलप कंट्रीज डेवलपमेंट कर चुकी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज डेवलपमेंट कर रही हैं, तो आपको अपने तरीके चेंज करने पड़ेंगे। ट्रेडिशनली आप ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे, ये कह रही है ब्रंटलैंड रिपोर्ट, कह रही है। लास्ट अब जब इतनी बातें आ गई ना सामने, तो इन्होंने क्या किया, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने बोला कि चलो एक बार एक काम करते हैं भाई, मिल के ना एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग का नाम रखा अर्थ समिट। क्या नाम रखा? अर्थ समिट या फिर रियो समिट। ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? ये मीटिंग हुई थी रियो डे जनेरियो, ब्राज़ील में, जून 1992 में। इस मीटिंग के अंदर बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये जो मीटिंग थी ये फोकस कर रही थी एनवायरनमेंट पे और डेवलपमेंट पे। दिस वाज आल्सो कॉल्ड द अर्थ समिट। इसको भैया अर्थ समिट बोला गया। इस मीटिंग को 170 कंट्रीज़ ने, बहुत सारी एनजीओज़ ने, बहुत सारी एमएनसीज़ ने ज्वाइन किया था। अब भाई क्यों ज्वाइन करते मीटिंग लोग? कि भाई कुछ तो मिलेगा रास्ता, इतनी चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो कुछ तो हम लोग करेंगे इसमें। आपका ये सब हुआ था आपका। अब क्या होता है, अब जब मीटिंग हो गई तो मीटिंग का रिजल्ट क्या रहा? तो मीटिंग का रिजल्ट ये रहा कि इन्होंने एक मीटिंग में एजेंडा 21 नाम की बात की। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज एजेंडा 21? व्हाट इज एजेंडा 21? तो रियो समिट होता है, यानी कि जो अर्थ समिट था, रियो समिट था, ठीक है, इसने दे प्रोड्यूस कन्वेंशंस डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो फॉरेस्ट्री है, इन्होंने इन सबको एक लिस्ट में डाल दिया, ठीक है, जिसको एजेंडा 21 बोला गया। बट इट लेफ्ट अनरिजॉल्व कंसिडरेबल डिफरेंसेस एंड डिफिकल्टीज। इन्होंने डाल तो दिया, बट इसके ऊपर भी ज़्यादा उन्होंने कुछ बातचीत नहीं करी। देयर वाज अ कंसेंसस ऑन कंबाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एजेंडा 21 ये बात करता है कि भाई सारी कंट्रीज़ को मिलके रिस्पॉन्सिबली काम करना चाहिए, सब कंट्रीज़ को मिलके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाना चाहिए, तभी तो जाके कुछ बात बनेगी। अगर ये नहीं करोगे आप तो भैया बात नहीं बनने वाली आपकी। ठीक है जी, तो ये कुछ
स्टेप्स थे जो लिए थे पूरे वर्ल्ड में एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। हालांकि द प्रॉब्लम हाउएवर वाज हाउ एग्जैक्टली दिस वाज टू बी अचीव। सम क्रिटिक्स हैव पॉइंटेड आउट दैट एक जो था वो बायस था किसके, डेवलप कंट्रीज, क्योंकि भाई डेवलप कंट्रीज तो पता ही है आपको, दे वर सो मच पावरफुल। डन बच्चों, तो ये टॉपिक था हमारा। अगला सवाल आता है हमारा ग्लोबल कॉमन्स का। ये अक्सर पूछते हैं, देखो तो पहली बात तो पूछते हैं ग्लोबल कॉमन्स क्या होते हैं। व्हाट आर ग्लोबल कॉमन्स? कोई चीज़ है, मैंने बोला ये सड़क है, रोड है, या ये पार्क है, ये किसी एक का नहीं है, ये हम सबका है। और अगर ये पार्क हम सबका है तो इसको ठीक रखने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है, मतलब इसकी टेक केयर भी हम ही करेंगे। सो कॉमन्स आर दो रिसोर्सेज विच आर नॉट ओन्ड बाय एनीवन, ऐसे रिसोर्सेज जो किसी एक के नहीं है बट शेयर्ड बाय अ कम्युनिटी क्लास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी? हम लोग जिस समुदाय से आते हैं, या तो अब क्या होता है, ऐसा एग्जांपल लें, या तो कॉमन रूम है, या कोई कम्युनिटी सेंटर है, या एक पार्क है, या कोई रिवर है, हम सब की है। जो चीज़ हम सब की है वो है ग्लोबल कॉमन्स। अब हम सब यूज़ कर रहे हैं तो उसकी टेक केयर भी हम सभी करेंगे। सिमिलरली इसी तरह से पूरे वर्ल्ड में देयर आर सम एरियाज और रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विच आर लोकेटेड आउटसाइड द सॉवरेन जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी वन स्टेट। कुछ ऐसे एरिया हैं पूरे वर्ल्ड में जो किसी एक के लिए बिलोंग नहीं करते, वो सबके हैं, और उनकी टेक केयर भी यानी कि उनकी गवर्नेंस भी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी तो करेगी। तो ऐसी प्लेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग ग्लोबल कॉमन्स बोलते हैं, या फिर RES कम्युनिस्ट ह्यूमैनिटीज़ बोलते हैं। जैसे मैंने बोला अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया, एंटार्क्टिका हो गया, ओशन फ्लोर हो गया, या आउटर स्पेस हो गया, किसी एक का नहीं मेरे भाई, सबका है, ये सबका हक है इसके उनके ऊपर। इनके ऊपर हमें कोऑपरेट करना है, लेकिन कोऑपरेट करना क्या होता है, इट्स नॉट ईजी भाई, झगड़े तो यहाँ पे होते हैं। अब इन कोऑपरेट करने के लिए ना बहुत सारे ट्रीटीज रही होती है। एक 1 मार्क क्वेश्चन आ गया कि ग्लोबल कॉमन्स को कंजर्व करने के लिए क्या क्या ट्रीटी साइन हुई, तो आप क्या बोल सकते हैं, आप बोलेंगे 1959 की एंटार्क्टिका ट्रीटी, फिर आप बोल सकते हैं 1987 की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और लास्ट में क्या आता है 1991 का एंटार्क्टिका एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल। ठीक है जी, तो ये चीज़ें होती हैं ग्लोबल कॉमन्स को, ये कहते हैं कोई ऐसी चीज़ जो सब पे उसके ऊपर रूल कर रहे हो आपको। ठीक है, तो इसमें यहाँ तक पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपका 1 या 2 मार्क्स में आपसे पूछेंगे आपका ये। सो ये बेटा आप हमारा पार्ट 1 है आज की हमारी वीडियो का। दोबारा बोल देता हूँ, जिन बच्चों को इस चैप्टर के फ्री नोट्स चाहिए, गो टू इंस्टाग्राम, फॉलो विवेक अरोड़ा पॉल साइंस वाले, और वहाँ पे जाके आप फॉलो करेंगे, टेक्स्ट करेंगे तो आपको 72 आवर्स के अंदर नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, और ये गारंटी है मेरे के पेपर यहीं से आएगा, और आपको इस तरीके से आपको आंसर लिख के आने होते हैं। ठीक है बच्चों, बेटा मिलते हैं आपसे बहुत जल्द हमारी नेक्स्ट वीडियोस में।